इराक, लीबिया, सीरिया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप के इस चैप्टर में एक नया मोड़ आ चुका है। नहीं, इस बार मिडिल ईस्ट में नहीं, इस बार यूरोप में। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की डिबेट आ चुकी है ईस्टर्न यूरोप के एक छोटे से देश में, जिस देश का नाम है बेलारूस। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बेलारूस में क्या हो रहा है। Hold up. यूं तो बेलारूस में जो ये डिबेट चल रही है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की, इसको बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया है। और इसको कवर करने के पीछे जो मेरा रीजन है वो ये है कि वेस्टर्न मीडिया इसको बहुत बाइस्ड तरीके से कवर कर रहा है। वो सिर्फ वन साइड ऑफ फैक्ट दिखा रहा है। दूसरी तरफ जो बेलारूस का मीडिया है वो टोटल ब्लैकआउट किए हुए प्रोटेस्ट को लेकर जो विरोध हो रहा है बेलारूस में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, उसको टोटल ब्लैकआउट कर चुका है। तो देखा जाए तो दोनों ही तरफ का जो मीडिया एक नंबर का बाइस्ड है। एक बेलारूस की सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट है, एक बेलारूस की सरकार के बिल्कुल फेवर में है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर बेलारूस में हो क्या रहा है। हमारे एक बहुत फेमस इंडियन यूट्यूबर है, उन्होंने भी इस चीज को अच्छे से कवर किया। लेकिन बात यह है कि वो भी वेस्टर्न मीडिया की तरह ही बहुत ज्यादा बाइस्ड होकर कवर किए। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये जो बेलारूस का राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये एक सोशलिस्ट व्यक्ति है। ये समाजवादी विचारधारा का तानाशाह है। इसे कोई नहीं बता रहा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी तानाशाह आखिर बेलारूस में कर क्या रहा है और बेलारूस में आखिर प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो प्रोटेस्ट समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का जो रीजन है उस व्यक्ति का नाम है वहां का राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहां का राष्ट्रपति, इकलौता, पहला और आखिरी राष्ट्रपति है। बेलारूस की कहानी यह है कि बेलारूस सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था 1991 में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोवियत यूनियन टूट गया था। 1994 में बेलारूस नया संविधान अडॉप्ट करता है और अपना पहला इलेक्शन करवाता है, जिस इलेक्शन में अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीत जाते हैं। और हैरानी की बात यह तब से जीतते ही आ रहे हैं। ये 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तब से उसी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बने हुए हैं। इसलिए इन्हें यूरोप का आखिरी डिक्टेटर भी कहते हैं। ही इज कॉल्ड द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। अलेक्जेंडर लुकाशेंको पे ये आरोप भी लगता है कि इन्होंने बहुत सारे जो इलेक्शन है ना रिग्ड किया है, उन्होंने इलेक्शन में घपलेबाजी करी है और इसलिए ये इतनी बार जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह हमें यह समझना पड़ेगा कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन से माइंडसेट के, ये सोवियत माइंडसेट के आदमी हैं। ये अपने देश को सोवियत स्टाइल में चलाते हैं, अपने केजीबी स्टाइल में चलाते हैं। इनकी जो सीक्रेट पुलिस है जो कि देश में काम करती है उसे केजीबी भी कहा जाता है। केजीबी क्या है? केजीबी सोवियत यूनियन की जो जासूस एजेंसी थी उसे केजीबी कहा करते थे। केजीबी बहुत खतरनाक और एक बहुत बहुत ही ज्यादा टॉर्चरिंग और बहुत ही ज्यादा बैड वे में काम करने वाली एक सीक्रेट एजेंसी थी जो कि बहुत ज्यादा बदनाम थी। एक बार जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर जो कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उन्होंने कहा था कि जो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है ये यूरोप के आखिरी डिक्टेटर है। तो इन्होंने जवाब में कहा था इट इज बेटर टू बी द लास्ट डिक्टेटर देन बीइंग द के। तो ये इनकी मेंटालिटी है। तो बात करते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको की पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में ये सोशलिज्म को प्रेफर करते हैं। अगर आपको ये समझना है कि आखिर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज होता क्या है, तो मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सोशलिज्म को ये प्रेफर करते हैं कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो स्टेट ओन रखते हैं, इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल्ड है, सरकार पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। फ्रीडम जो है मार्केट की वो जरा भी नहीं है। सिर्फ 20 से 30% जो जीडीपी है इनके देश में वो प्राइवेट सेक्टर में, बाकी सब गवर्नमेंट के हाथों में है। ये
सोशलिस्ट डिक्टेटर है, इस बात को बताने से अधिकतर लोग हिचक रहे हैं, क्योंकि सोशलिज्म से लोगों का अच्छा लगाव होता है। तो यही सच है, सोशलिज्म यही सोशलिज्म है। सोशलिज्म प्रेफर डिक्टेटरशिप एंड डिक्टेटरशिप प्रेफर्स सोशलिज्म। अब बात करते हैं कि इनके कोरोना को लेकर इनकी क्या पॉलिसी रही थी। सबसे अगर कोई मैं कहूं भद्दी पॉलिसी अगर किसी पूरी दुनिया में किसी डिक्टेटर की रही थी तो इन्हीं जनाब की थी। आप एक देश के राष्ट्रपति हो, हेड ऑफ स्टेट हो, आपसे उम्मीद करी जाती है आप समझदारी भरे बयान दोगे, लेकिन इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने कहा कि वोडका पियो और कोरोना ठीक हो जाएगा। नाइस। अब बात करते हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी वो है रशियन अलायंस। ये रशिया के बहुत क्लोज एलाय है, इनका देश रशिया का बहुत अच्छा एलाय है और ये भी रशिया के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। और ये रशिया का ये जो ग्रुप है पूरा, ये ज्यादातर इसमें डिक्टेटर और ऐसी लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं करते, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को प्रेफर नहीं करते। ये भी अपने देश को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ही ये कहते हैं कि मैं ये सब काम कर रहा हूँ। ये खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। जब 2014 में बशर अल असद सीरिया का तानाशाह जीता था इलेक्शन, तब इन्होंने उससे कांग्रेचुलेट किया था। दोनों एक जैसी हैं। और अब जो सीरिया में हुआ, मुझे उम्मीद है ऐसा बेलारूस में ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से सारी चीजें सुधर जाएं। तो अब चलते हैं कि बेलारूस में आखिर हो क्या रहा है, आखिर इलेक्शन में हुआ क्या। अब बात करेंगे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर, आखिर ये क्यों हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सारे इलेक्शन लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, ये एक भी इलेक्शन हारे नहीं है। ये पहले और आखिरी प्रेसिडेंट है अपने देश के अभी तक। तो ये इन पे सवाल उठते हैं कि ये इलेक्शन जो है उसमें धांधलेबाजी करके ये इलेक्शन जीतते हैं। और इस बार भी यही हुआ। 2020 में हुआ क्या कि इनके खिलाफ 3 लोग लड़ रहे थे। इन्होंने क्या किया, 2 लोगों को जेल में फेंकवा दिया, एक व्यक्ति को बाहर देश से बाहर जाना पड़ गया। तो जो इन तीनों में से एक जो मुख्य अपोजिशन था, उसकी जो वाइफ थी, वो इलेक्शन में लड़ी। और जो अपोजिशन की रैली थी उसमें 1 लाख लोग आए थे और इनकी रैली में बहुत कम भीड़ आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अपोजिशन की लहर थी, वो जीतने वाले थे। अपोजिशन जो था वो जीतने वाला था। लेकिन इसमें हो जाती है घपलेबाजी। अपोजिशन की रैली पर ब्रूटल क्रैकडाउन कर दिया जाता है इनकी सीक्रेट पुलिस द्वारा, जिसे कि लोग केजीबी भी कहते हैं। और उसके बाद फिर आती है इलेक्शन की तारीख। इलेक्शन की तारीख में इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसमें 80% वोट बैंक मिलता है, जो कि इम्पॉसिबल था। देश में इनके प्रति लहर ही नहीं थी। अपोजिशन वाली जो महिला थी वो कहती है कि मेरे को 60 से 70% वोट बैंक की आशंका थी और इसमें इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है। इलेक्शन में धांधलेबाजी होती है, उस महिला को देश छोड़ के जाना पड़ जाता है। उसके बाद इलेक्शन के अगले दिन क्रैकडाउन होता है प्रोटेस्टर पे और 3000 लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। अब पूरा वर्ल्ड इस चीज को कंडेम कर रहा है। 4 दिन का ब्लैकआउट हो जाता है इलेक्शन के बाद और अब पूरे देश में धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है कि गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय इनका विरोध कर रहे हैं। हालत ये आ चुकी है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो भर्ती है उसे पूरी करने के लिए रशिया से मदद लेनी पड़ रही है। अब मैं बताता हूं कि इस चीज का इंटरनेशनल और उनके डोमेस्टिक में क्या इफेक्ट होगा। इंटरनेशनली ये रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर अलेक्जेंडर लुकाशेंको कुर्सी से नीचे आ जाते हैं तो ये पुतिन के लिए खतरा है। पुतिन के लिए इसलिए नहीं खतरा है क्योंकि उसके देश में कुछ होगा। पुतिन के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि यूक्रेन पहले ही वेस्टर्न एलाय बन चुका है। अब एक और देश पश्चिमी एलायों के हाथ में पहुंच जाएगा तो ये पुतिन के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। अगर ये देश आगे चल के डेमोक्रेटिक बनता है और इसको नेटो में ये देश ज्वाइन हो जाता है तो नेटो की फौज सीधे पुतिन के दरवाजे पर होगी और पुतिन ये चीज नहीं देखना चाहता। पुतिन अपने मित्र अलेक्जेंडर लुकाशेंको की इसलिए ही मदद करेगा और मदद कर भी रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आखिरी एलाय जो रशिया का इस रीजन में बचा है वो बेलारूस है और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। डोमेस्टिक इफेक्ट इसका ये है कि अगर ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको अपनी कुर्सी से नीचे चले जाते हैं, जो कि शायद मुश्किल है क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर मेरे को प्रेसिडेंट से हटाना है तो पहले मेरे को मारना पड़ेगा। अधिकतर डिक्टेटरों के साथ यही होता है। हम लीबिया में देख चुके गद्दाफी के साथ क्या हुआ, इराक में देख चुके सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि मार धाड़ इस देश में हो क्योंकि यूरोप बहुत सभ्य इलाका है। ईस्टर्न यूरोप उतना नहीं है लेकिन फिर भी हम उस दौर में नहीं जी रहे हैं जिस दौर में लड़ाई झगड़े होने चाहिए, जिस दौर में बंदूकें उठनी चाहिए इतनी सी बातों पे। मैं चाहता हूँ कि पीसफुल तरीके से ये चीज जो मसला है सॉर्ट आउट हो।
लेकिन अगर पीसफुल तरीके से नहीं होता है, किसी भी तरीके से हट जाते हैं, तो डेमोक्रेसी आएगी, वो देश कैपिटलिज्म अडेप्ट करेगा और धीरे धीरे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उस देश को टेक ओवर करने लग जाएंगे। इस देश को, उस देश के कल्चर को, उस देश की सोसाइटी को विदेश कंट्रोल करेगा, उस देश को ईयू कंट्रोल करेगा। और ईयू से याद आया, ईयू और ब्रिटेन ने ये जो बेलारूस में इलेक्शन हुए तो ओपनली कंडेम किया है, कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे ही नहीं, हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है, और इस पर सैंक्शन लगाने तक की बात करी गई है बेलारूस पे। अब होगा क्या, वो सैंक्शन लगाएंगे, बेलारूस की इकोनॉमी और गिरेगी और वही पुराना रात रपा जाएगा, वहां के लोग विद्रोह करेंगे, या तो उन्हें कुर्सी से आना पड़ेगा, रशिया भाग जाएंगे, या फिर आर्म रिवॉल्यूशन होगा जिसकी वजह से जिसमें ये मारे जाएंगे। ये होता है, ये हर बार होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार ये ना हो। इस बार कुछ पीसफुल तरीके से जो मैकेनिज्म है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की जो डिबेट है वो इस तरीके से हर बार नहीं एंड होनी चाहिए कि बंदूकें दोनों तरफ से निकल जाएं। हम देख चुके सीरिया में क्या हुआ, 10 साल सीरिया का युद्ध, सीरिया बर्बाद हो गया। इट इज हॉरेबल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सीरिया युद्ध को समझाते हुए वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइएगा, मैं सीरिया वाले युद्ध को भी कवर करूंगा कि सीरिया में आकर हुआ क्या था और आईएसआईएस का फॉर्मेशन हुआ क्या था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को भी शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। थैंक यू एवरीवन।